वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए ये मुख्य इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा एकदम से नजदीक आ गई है। जो कि आपका हिंदी का एक टॉपिक है खंड काव्य। ठीक है बेटा, जो आपका हिंदी का टॉपिक है एक खंड काव्य, हिंदी में एक मतलब एक प्रकार से एक भाग है जिसको खंड काव्य कहते हैं। तो हम पता करेंगे कि आज हमारा खंड काव्य कौन सा है, यानी मतलब हम किन किन जिलों के लिए बहुत से बच्चे अध्ययन करते हैं कि जो मुक्त दूत खंड काव्य है ये किन किन जिलों के लिए है। और ये बोर्ड में ये हर वर्ष पूछा जाता है पेपर में, तो इस वीडियो को आप मिस ना कीजिए। हम मुक्त दूत खंड काव्य के विषय में चर्चा करेंगे, इसके लेखक कौन है और इसमें किसका चरित्र चित्रण किया गया, किसके बारे में इसमें चर्चा की गई है और ये किन किन जिलों में निर्धारित है। यानी बहुत से जिलों से बच्चे अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, किनको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, अलग अलग मुक्त दूत पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे भाई जो भी हो आप बहनों, वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी से अच्छी अपडेट देता रहूं। ठीक है बेटा, तो हम मुक्त दूत खंड काव्य की बात करेंगे आज। मुक्त दूत खंड काव्य और ये किन किन जिलों के लिए निर्धारित है। आप जब यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा देने जाएंगे सेंटर पर, तो वहां पर जो आपका पेपर होगा, जो आपके पेपर के लास्ट में बेटा पूछा जाएगा, उसमें बहुत से खंड काव्य होंगे। हम आपको पेपर में दिखा रहे हैं, देखिए ये हिंदी का पेपर है, मान लीजिए ये 2018 का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। अब ये जैसे हमने पूरा पेपर ये देख ओपन किया, हम पूरा पेपर ओपन कर रहे हैं, जैसे देखिए आपको किस प्रकार से खंड काव्य मिलेगा, फिर इसके बाद समझाते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। इसमें बेटा जब खंड काव्य की बारी आती है, देखिए इसमें देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, देखिए आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए वो कह रहा पेपर में कह रहा कि आपने पठित खंड काव्य, यानी आपने जो पढ़ा हो वही खंड काव्य। इसमें मतलब अब देखिए इसमें प्रथम नंबर पर है जय सुभाष और इसमें खा नंबर पर है तुमुल खंड काव्य। ठीक है, इसके बाद देखिए गा नंबर पर है, यहाँ पर देखिए गा नंबर पर है कर्मवीर भरत खंड काव्य और घा नंबर पर है मुक्त दूत। तो हम मुक्त दूत की चर्चा करने वाले हैं। देखिए मुक्ति दूत। ठीक है बेटा, हाँ मुक्त दूत की खंड काव्य की चर्चा करेंगे। तो देखिए जो मुक्त दूत खंड काव्य है वो किन किन जिलों के लिए है। मुक्त दूत खंड काव्य पहली बात तो एक कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। ये है बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों के लिए मुक्त दूत खंड काव्य निर्धारित किया गया है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि मुक्त दूत खंड काव्य में क्या पूछा जाता है, क्या इसके अंदर निचोड़ है। ठीक है, किस विषय में मुक्त दूत खंड काव्य में चर्चा की गई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मुक्त दूत खंड काव्य के जो मान लीजिए लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र मुक्त दूत खंड काव्य के कौन है, लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें चर्चा किसके विषय में की, गांधी जी का चरित्र चित्रण। मुक्त दूत खंड काव्य पूरा गांधी जी के चरित्र चित्रण पर आधारित है। ठीक है बेटा, अब इसमें इसको 5 सर्गों में विभक्त किया गया है। पेपर में पूरा नहीं बेटा आपसे पूछा जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाएगा किसी एक सर्ग का, यानी 5 सर्ग में किसी एक सर्ग का, उन सर्गों के क्या क्या नाम है आपको बताते हैं। पूछिएगा 5 सर्गों में से किसी एक सर्ग का चरित्र चित्रण कीजिए, उसमें उसकी मतलब उसको उल्लेख कीजिए, उसमें चर्चा कीजिए, उसके विषय में बताइए। ठीक है, तो गांधी जी के 5, पहली बात तो गांधी जी का जो चरित्र चित्रण है 5 सर्गों में विभाजित किया गया, यानी गांधी जी के जो विशेषताएं उन्हें 5 सर्गों में 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए प्रथम सर्ग जो है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, जो प्रथम सर्ग है एकदम स्किप न कीजिए बेटा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए ना प्लीज। देखो प्रथम सर्ग जो है ईश्वर के अवतार। ठीक है, जो गांधी जी का प्रथम सर्ग है बेटा, जो 5 सर्ग है, अब हम प्रथम से बात करते हैं। ये प्रथम सर्ग है, जो प्रथम सर्ग है उसमें चर्चा की गई कि जब जब धर्म का नाश होता है तब ठीक है, तब ईश्वर महापुरुषों के रूप में आते हैं। यानी आप कह सकते हो, इसमें हमने कुछ ही शॉर्ट में थोड़ा कर दिया है कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है। ठीक है, जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है तब ईश्वर महापुरुषों के रूप में आते हैं। ठीक है, ये प्रथम सर्ग में हम चल रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ तब ये महापुरुष जो है, जो ये महापुरुष अवतार लेते हैं, ये मतलब ये जो महापुरुष हैं ये ईश्वर महापुरुषों के रूप में आते हैं। ठीक है, महापुरुष महावीर, जैसे महावीर, ठीक है, जैसे महावीर, गौतम, ईसा, मोहम्मद, गुरु गोविंद सिंह और लिंकन। ठीक है, आदि। ठीक है बेटा, हाँ आदि मतलब जो जितने भी महापुरुष हैं इसमें से कुछ मतलब ले लिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हाँ
इसके बाद ईश्वरीय शक्तियां अवतरित होती हैं। गांधी जी ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने काठियावाड़ पोरबंदर नामक नगर में करमचंद के यहाँ जन्म लिया। ठीक है, हाँ। उनका शरीर दुबला पतला था किंतु शक्ति असीम थी। ठीक है बेटा, उनका जो शरीर था वो दुबला पतला था किंतु उनकी शक्ति जो थी, उनकी जो शक्ति थी, उनके अंदर जो एक चेतना थी, उनके अंदर जो एक मान लीजिए कि एक चमक थी, उनके विचारों में, उनके भाव में, उनके कर्तव्यों में, वो शक्ति असीम थी। ठीक है, वो हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जैसे उनके आदर्श थे। ये मान लीजिए कि जो राजा हरिश्चंद्र थे और श्रवण कुमार जैसे आदर्शी पुरुष थे। ठीक है, अब देखिए हम फिर देखते हैं। इसके बाद ये प्रथम सर्ग समाप्त हो गया। अब हम दूसरे सर्ग में देखते हैं बेटा। ये प्रथम सर्ग में पूछा गया है कि आप समझ लीजिए, प्रथम सर्ग में देख लीजिए कि हमने बता दिया बैग में, देख लीजिए। अब द्वितीय सर्ग, गांधी जी की प्रतिज्ञा। द्वितीय सर्ग में क्या है, गांधी जी की प्रतिज्ञा की, यानी गांधी जी ने क्या क्या प्रतिज्ञा की। तो गांधी जी को एक दिन स्वप्न में माँ दिखाई दी। उनकी आंखें खुली तो माँ का उपदेश याद आ गया। ठीक है बेटा, हाँ। उपदेश था, जो तुम्हारे साथ थोड़ा उपकार करे तुम उसके साथ महान उपकार करो। इसी तरह से बेटा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए कि गांधी जी का द्वितीय सर्ग में क्या है, प्रथम सर्ग के में क्या है, तो आप एकदम पढ़ लीजिए। द्वितीय सर्ग में जो पूछा जाए उसको लिखना है, प्रथम सर्ग में जो पूछा जाए उसको लिखना है। ठीक है बेटा, हाँ। तो हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए, तो देखिए आपकी परीक्षाएं भी नजदीक है, तो हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कितना जल्दी आपको समझा दे अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ। तो कह रहे हैं कि गांधी जी की एक दिन माँ उनके सपने में दिखाई दी, उनकी आंखें खुली तो उनको अपनी माँ का उपदेश याद आ गया। ठीक है बेटा, हाँ। इसके बाद हम मतलब ये जो लिखा है मैटर, इसके हिसाब से भी बता रहे हैं और अपने हिसाब से भी बता रहे हैं। शब्दों का चयन अलग अलग है। ठीक है बेटा, जो उसमें लिखा है सीधा उसको ही नहीं बता रहे हैं, अपने हिसाब से भी कुछ शब्दों का चयन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये भी हमने ही मैटर लिखा है। देखो, फिर महान उपकार करो, दुखियों की सहायता करो। गांधी जी सोचने लगे, माँ अब नहीं परंतु मातृभूमि है। कह रहे मेरी माँ तो अब नहीं है लेकिन मातृभूमि माँ है। मैं जन्मभूमि की सेवा अवश्य करूंगा, यानी मैंने जिस धरती पर यानी जिस देश पर जन्म लिया है मैं उसकी सेवा जरूर करूंगा। ठीक है, माँ को स्वतंत्र करूंगा। उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, कहना है मैं माँ को अपनी स्वतंत्र करूंगा। ठीक है बेटा, उन्होंने प्रण किया कि जब तक भारत का छोटा सा छोटा बच्चा, यानी भारत का जब तक छोटा सा छोटा बच्चा नंगा भूखा रहेगा तब तक मैं चैन से ना रहूंगा। ठीक है, गांधी जी ने प्रण लिया, क्योंकि द्वितीय सर्ग में गांधी जी की प्रतिज्ञा का वर्णन है। ठीक है, हाँ। गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली, भूखा ना रहेगा जब तक चैन से ना रहूंगा। ठीक है, जब तक कि मेरे भारत देश का छोटा से छोटा बच्चा भूखा नंगा रहेगा तब तक मैं चैन से ना रहूंगा, भूखा सो जाऊंगा। जब तक भारत की सारी बेटियां अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं पा लेती तब तक मैं एक धोती ही पहनूंगा। गांधी जी की ये भीष्म प्रतिज्ञा थी। मान लीजिए भीष्म बाबा की तरह, भीष्म पितामह की तरह इनकी एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। ठीक है, हाँ। इसके बाद गांधी जी ने छुआछूत की समस्या को दूर करने की सोचने लगे। गांधी जी ने यह भी प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे भारत देश का छोटा से छोटा बच्चा भूखा नंगा सोएगा तब तक मैं भूखा ही सो जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे भारत देश की जब तक बहन बेटियां अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं प्राप्त कर लेती, उनके पास नहीं पूरे कपड़े पर्याप्त मात्रा में होने लगते हैं, तब तक मैं एक धोती में ही रहूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है बेटा, कह रहे हैं कि छुआछूत, जो हमारे देश में एक छुआछूत की मतलब एक छुआछूत की हवा चल रही थी, कह रहे हैं कि मैं उसको भी नष्ट करूं। देखिए, उन्होंने कहा जो हरिजनों को, इसके बाद गांधी जी ने छुआछूत की समस्या को दूर करने की सोचने लगे, विचार करने लगे। उन्होंने हरिजनों को आश्रम में प्रवेश देना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने हरिजनों को आश्रम में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ। जिससे लोगों ने उन्हें चंदा देना मना कर दिया, यानी कि जो लोग छुआछूत से मतलब घृणा करते थे उन लोगों ने गांधी जी के विद्रोह में उन्हें चंदा ना देने लगे। जब गांधी जी ने हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन्होंने छुआछूत की भावना को बंद करने के लिए गांधी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि उनको आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तब कुछ लोग ऐसे थे जो विद्रोही थे, छुआछूत से को मानते थे, वो लोग इनको चंदा देना मना करे। परंतु गांधी जी ने भूखर रहकर हरिजनों के साथ रहना पसंद किया। परंतु गांधी जी के विचार जो भावनाएं थी वो अडिग थी, उन्होंने भूखे रहकर ही उनके साथ रहना पसंद किया। ठीक है बेटा, इसके बाद अगले पेज में देखते हैं। गांधी जी ने कसम खाई कि मैं घृणा द्वेष की आंधी ना चलाऊंगा और ना चलने दूंगा। मैं या तो स्वयं मर जाऊंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा या इस छुआछूत की भावना को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं घृणा द्वेष की आंधी ना चलाऊंगा ना चलने दूंगा, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगा या इसे मार भगाऊंगा, आप ये कह सकते हो, या इसकी भावनाओं को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है,
हाँ, गांधी जी की इन बातों को सुनकर आश्रम में नई चेतना आ गई और सबने जान लिया कि गांधी जी के विचार महान है और गांधी जी एक महान पुरुष है। ठीक है बेटा, तो तीसरे सर्ग में ये हो गया। अब तृतीय सर्ग में क्या है? प्रथम सर्ग में हमने देख लिया कि गांधी महापुरुषों का मतलब ईश्वर जो है महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं। और द्वितीय सर्ग में हमने देख लिया गांधी जी की प्रतिज्ञा। और तृतीय सर्ग में देखिए, ये तृतीय सर्ग है और तृतीय सर्ग में क्या है? अंग्रेजों के अत्याचार। उस समय अंग्रेजों के अत्याचार से पूरा देश दुखी था। अंग्रेज लोग बेटा हमारे देश में, जानते हो बेटा, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे आगे जाओगे, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, जब अगली कक्षाओं में आप अध्ययन करोगे तो अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ जो अत्याचार किया, हमारे लोगों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे बेटा। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है, हिस्ट्री का अलग एक टॉपिक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, बोर्ड की परीक्षा क्योंकि नज़दीक है। देखिए बेटा, तृतीय सर्ग में क्या है? अंग्रेजों के अत्याचार। उस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरा देश दुखी था। देश के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। भारतीयों के लिए सम्मान से जीना भी कठिन था। छोटी छोटे अपराधों को भी राजद्रोह बतलाकर फांसी दे दी जाती थी। बेटा वो लोग इतना अत्याचार करते कि आप लोग जैसे आज के समय में, वर्तमान समय स्वतंत्र हो, इस तरह कोई स्वतंत्र नहीं था। वो लोग ऐसा करते थे कि अगर आप छोटी से छोटी भी गलती करते थे तो उसको राजद्रोह मानते थे, यानी कि जो देश के खिलाफ, जो कि वर्तमान समय की अगर स्थिति में देखा जाए बेटा, तो जब बहुत बड़ा मतलब देश के खिलाफ आप कार्य करते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। यानी कि देश के लिए बहुत बड़ी साजिश करना, जो कि देश के लिए आगे बहुत ही खतरनाक हो, देश के लिए बहुत बुरी साबित हो, उस ऐसी साजिश आज के समय पर देशद्रोह कहलाती है। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय क्या था? अंग्रेज लोग छोटी से छोटी गलती अगर आप करते थे तो आपको देशद्रोही का एक हिस्सा बना देते थे, यानी आपको देशद्रोही के रूप में साबित करके आपको फांसी दे दी जाती थी। ठीक है बेटा, तो अंग्रेजों के अत्याचार तृतीय सर्ग में होगा, अंग्रेजों के अत्याचार। अब चतुर्थ सर्ग में क्या आता है? चतुर्थ सर्ग में आता आंदोलन। जलियांवाला बाग की घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। जलियांवाले बाग की आपने घटना शुरू होगी, जो सुनी ही होगी बेटा, लेकिन यहाँ पर शब्द थोड़ा स्लिप हो जाते हैं। जलियांवाली जो बाग था, उसकी जो घटना थी आपने सुनी ही होगी कि जनरल डायर नाम का एक अंग्रेजी सिपाही ने मतलब गोली चलाने का जो आदेश दिया था, वो इतिहास का टॉपिक है, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए। तो उससे हमारा देश मतलब नरसंहार इतना बुरा किया गया था बेटा वहाँ पर कि पूरा देश क्षुब्ध हो गया था, नहीं पूरा देश दुखी हो गया था। और क्या कहें, पूरे देश में आंखें नम हो गई थी। पूरे देश में जिस तरह से माहौल हो गया था, अब उसका व्याख्यान करना अलग बात है, उसका टॉपिक ही अलग है। तो छेड़ दिया, सारी जनता उनके पीछे थी। मतलब जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्य कहानियों में ना जाइए। चतुर्थ सर्ग में यह है कि आंदोलन में यह है कि जलियांवाला बाग की जब घटना घटी तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। मतलब सारी जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा देश हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरे देश के साथ हर एक घर से, मतलब हर एक परिवार से एक सदस्य था, पूरे देश के साथ ये घटना घटित हुई थी, तो पूरा देश इसके खिलाफ मतलब खड़ा हो गया। और मतलब जो हमारे देश के उस समय पर उपाधिकारी थे, उन्होंने अपनी उपाधियां छोड़ दी, और जो विद्यार्थी थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने कचहरियां छोड़ दी, और नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। सब आंदोलन में लग गए। ठीक है, मान लीजिए कि सबने विद्रोह कर दिया। ठीक है बेटा, सबने खुलकर विद्रोह किया। चतुर्थ सर्ग कंप्लीट हो गया, यानी आंदोलन। ठीक है, अब पंचम सर्ग में आते हैं, क्योंकि 5 सर्गों में विभाजित है। पंचम सर्ग में क्या है बेटा? स्वतंत्रता की भूमिका। ठीक है, पंचम सर्ग में स्वतंत्रता की भूमिका है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गांधी जी काफी दुखी थे। उस समय वे जेल में थे, उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। गांधी जी की बीमारी से अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने गांधी जी को जेल से छोड़ दिया। सन 1945 ईस्वी में जर्मनी के हारते ही संसार की राजनीतिक बदल गई। जब जर्मनी मतलब ऐसा हुआ बेटा कि गांधी जी की जब पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर टॉपिक ऐसा है कि वो गांधी जी मतलब दुखी हो गए थे, उस समय जेल में थे, उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही। तो अंग्रेज लोग घबरा गए थे कि ये जो गांधी जी हैं मतलब बहुत वृद्धावस्था है, ये मर तो नहीं जाएंगे, मतलब इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है कि इनके खिलाफ इतने आंदोलन छेड़ दिए जाते हैं, इनके खिलाफ इतनी ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं, इनके पीछे लाखों की भीड़ लग जाती है। अगर ये मर जाएंगे तो कैसी स्थिति होगी, मतलब यहाँ तो हड़कंप मच जाएगा। तो उनको छोड़ दिया गया। सन 1945 में जर्मनी के हारते संसार की राजनीति बदल गई। अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत पर अन्याय करना संभव नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों को पूरी तरीके से आभास हो गया था कि अब भारत पर अन्याय करना संभव नहीं है। ठीक है,
अब क्या हुआ, इस समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी। एटली प्रधानमंत्री, जिनका दृष्टिकोण उदार था, उन्होंने जून 1948 ईस्वी से पहले भारत छोड़ देने की घोषणा की। मान लीजिए आप ये स्वतंत्रता की भावना पंचम सर्ग में स्वतंत्रता की भूमिका के विषय में देख सकते हैं। आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं या मैटर को पढ़ भी सकते हैं। तो पांचवें सर्ग में स्वतंत्रता की भूमिका है, ठीक है। परंतु इस समय मुस्लिम लीग से अलग पाकिस्तान की मांग खड़ी कर दी। गांधी जी ने मुस्लिम लीग को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनका प्रयत्न निष्फल गया। जी समझ गए कि देश का विभाजन के सिवाय और कोई चारा नहीं है, ठीक है। गांधी जी जब मतलब मान लीजिए कि ये विद्रोह होने लगे बेटा, तो गांधी जी जान गए थे कि समझ गए थे उन्होंने कहा कि अब ये मतलब विभाजन के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। तो इस तरह से पंचम सर्ग समाप्त होते हैं। तो आप पढ़ लीजिए, प्रथम सर्ग में है, आप अध्ययन करके अभी आए हैं। प्रथम सर्ग में बताया गया है बेटा कि प्रथम सर्ग में क्या है कि जब जब देश पर अधर्म का उत्थान होता है और धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान जो है ईश्वरीय शक्तियाँ महापुरुषों के रूप में जन्म लेती हैं। और द्वितीय सर्ग में आपने अध्ययन किया कि द्वितीय सर्ग में क्या होता है, गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं। तृतीय सर्ग में देखिए, फिर से दिखाते हैं आपको। द्वितीय सर्ग में गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं, और तृतीय सर्ग में अंग्रेजों के अत्याचार हैं, और चतुर्थ सर्ग में आंदोलन है, और पंचम सर्ग में क्या है, स्वतंत्रता की भूमिका है। तो मैं आशा करता हूँ पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, और आप यूपी बोर्ड में जाइए, अच्छी प्रकार से पेपर दीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।